Hello, I am CA finalist and recently few months ago I cleared CA final SPOM set D set D पेपर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप एग्ज़ाम। मैंने तभी वो महीने में ही लिंक्डइन में स्पेसिफिक टॉपिक शेयर किए थे कि जो मुझे एग्जैक्टली मेरे एग्ज़ाम पे टाइम पे काम आए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बट इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मैंने उसमें कैसी प्रिपरेशन की एंड कितने दिन दिए दिए थे वो स्पेशली एंड एग्ज़ाम में मेनली मुझे क्या हेल्पफुल लगा था। तो आई होप ये वीडियो आपको सबको थोड़ी हेल्पफुल लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें कितने दिन दिए थे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसी मेंटालिटी है कि मुझे सेट डी क्लियर करना है तो मुझे कम से कम 1 वीक या फिर 2 वीक तो चाहिए ही चाहिए। बट यू डोंट वरी, इफ़ यू हैव वेरी फ्यू टाइम देन यू कैन ऑल्सो क्लियर इट, बिकॉज सेट सी एंड डी क्या है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी हार्श प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको आप नॉर्मली, मैं तो बोलूँ 2 या 3 डे में भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर सेट ए भी है तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको 1 और 2 मंथ की रिक्वायरमेंट होगी और उसको देना भी चाहिए, क्योंकि वो पेपर नंबर 6 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी आएंगे। बट सेट सी और डी के लिए आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, उसमें जब हमको पास होना है, ऑफकोर्स आप सिर्फ पास होने के लिए भी करोगे ना, 100% आपके अच्छे मार्क्स उसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग ही है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने दिए थे अराउंड 4 डे, और 4 भी पूरे पूरे 4 डे नहीं, सिर्फ मैंने आई थिंक 2 डे, एक संडे था और एक जो मेन एग्ज़ाम का दिन होता है वो मेरी आफ्टरनून में एग्ज़ाम थी, तो सुबह का मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। एंड बाकी के 2 डे थे, उसमें आर्टिकलशिप भी थी मेरी साथ में ही थी। तो ऐसे मैंने 4 डे दिया था। तो अगर आपके पास फुल डे है तो मैं तो ऐसा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ 2 दिन देके इस एग्ज़ाम को ऐसे ख़त्म करो, मतलब आपके मन में से एक होता है ना। और मेरी राय तो ये रहेगी कि जो भी ऐसे सी ए फाइनल में अभी इंटर की एग्ज़ाम पास किए हुए हो ना, वो अराउंड 1 या 2 महीने में ही इस सेट सी और डी को कंप्लीट कर दीजिए। तो क्या होगा, जो अभी 1-2 महीने तो कैसा होता है सी ए फाइनल में, सब आते हैं और सिर्फ अभी स्टार्टिंग ट्रायल का होता है। तो उसमें अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे तो एक आपको बूस्ट पॉइंट मिल जाएगा कि आपने मतलब जो 1-2 महीने में सब ऐसे वेस्ट करते हैं, उसमें आपने कुछ अच्छा, कुछ धाड़ तो मारा है। तो आप वो कर सकते हो। और इसमें सिर्फ आपको 2-3 दिन देने हैं, ज़्यादा नहीं। और हाँ, ऑफकोर्स उसमें जो सीट है उसकी बुकिंग आपको 1 महीना पहले से ही आप बुक करके ही रखो, क्योंकि अगर जगह मिले ना मिले, ITOC से सेम रूल है, मिले ना मिले, इसलिए आप उसको पहले से ही ऐसे रखो। पर प्रिपरेशन के लिए आई गेस 2-3 डे, और मैक्सिमम अगर आपके पास आर्टिकलशिप भी, आप आर्टिकल ऑफकोर्स कर ही रहे हो, आर्टिकलशिप और CA की स्टडी भी हमारे साथ मैनेज करनी होती है, तो उसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डे दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको अच्छे भी मार्क्स लाने हैं तो भी। तो ये हो गए कि मैंने कितने दिन दिए थे और आपको कितने देने चाहिए। और अगर आगे की बात करूँ तो मैंने सेट डी के लिए सिर्फ ICI के मॉड्यूल को ही रेफ़र किया था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ अगर ICI के मॉड्यूल पे ही करोगे तो भी आप आराम से कर लोगे। और ICI के मॉड्यूल करने का मेरा ये मीन्स बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब एक दो सारे पेजेस को लर्न तो मैं बोल ही नहीं रही, सारे पेजेस को पढ़ने हैं वो नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं प्रिपरेशन की बात करती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था 4 डे में। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के 9 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ना चैप्टर को डिवाइड कर दिया था 4 डे में। अगर आप 4 डे ले रहे हो तो 4 डे में ऐसे डिवाइड कर दो। और अगर आप 2-3 डे भी ले रहे हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें भी आप सबसे पहले तो क्या करो, अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दो इनटू योर डेज। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। आई थिंक 9 चैप्टर ही है, और 9वां चैप्टर से कोई कोई चैप्टर तो ऐसे हो गए बहुत ऐसे छोटे छोटे, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। और कोई कोई चैप्टर हो गए जो बहुत ऐसे ईजी है, जैसे कि चैप्टर नंबर 7, 8, 1, 2, तो उसको आप ऐसे पहले रख सकते हो, जैसे कि वो आपके ज़्यादा खत्म हो जाता है, आपको ऐसे अच्छा लगेगा। तो और कोई कोई जैसे चैप्टर ऐसे हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, 4, और वो थोड़ा लेंथी भी है, तो आप उस हिसाब से चैप्टर को डिवाइड कर दो। और उसमें ना ऐसा मत करना कि मतलब
4 डे आपने लिए हैं और चौथा डे है उसमें मैं ना पूरा रिवीजन का करूँगा। ये भाई सीए फाइनल या इंटर की स्टडी नहीं है, इसमें आपको रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा डे देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही उसको गो थ्रू करोगे कोई भी चैप्टर को, तो आपको पक्का आपकी जब भी एग्ज़ाम होगी बड़ी से, तो जब भी आप कोई भी चैप्टर लोगे ना, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर में ऐसा है कि आपको है ना कोई कंपनी का ऐसे स्टोरी दी हुई है और कंपनी के फाउंडर के नाम भी दे रखे हैं और कंपनी के का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था ऐसे ईयर भी दे रखा है। तो ऐसा बहुत सारी जगह पे आप देखोगे। और बोल लो ऐसी छोटी मोटी स्टोरियाँ नहीं, बहुत लंबी लंबी पैराग्राफ लिखे हुए हैं स्टोरियों के, तो वो आपको बिल्कुल भी रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ओला, फ्लिपकार्ट, ज़ीरोधा, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों की पूरी स्टोरियाँ दी रखी हो कि उसको आप ऐसे ही फ्लिप कर सकते हो, उसको आपको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको मेन याद क्या रखना है, जैसे कि ओला है तो वो आपको पता ही है कि वो कैब सर्विस के लिए है, वो तो बेसिक बात सबको पता ही है। तो वो आप वापस आपको वो ध्यान रखना है। और जैसे कि ज़ीरोधा में ऐसा आ गया कि वो सबसे बड़ी रिटेल स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, तो वो आपको थोड़ा ऐसे करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने पूरे सेट डी की प्रिंट आउट ही निकाल ली थी, जैसे कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे हाईलाइट कर सकूं। हम फ़ोन में भी ऐसे लर्न कर सकते हैं, पर फ़ोन में क्या होता है हम ऐसे हाईलाइट करने में हमारे ऐसे फिजिकल हमारे पास हाथ होती है ना वो प्रिंट आउट, तो हम ज़्यादा ऐसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको प्रिंट आउट ही करवा दी थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि उसको प्रिंट आउट ही निकलवा दो। और अगर आपको कुछ ऐसा दिखे, जैसे कि ज़ीरोधा में वो दिख गया कि ऐसे अच्छा वो मोस्ट ऐसे रिटेल ब्रोकर कंपनी है, तो आप उसको ऐसे हाईलाइट करके रख सकते हो। उसको भी बस एक बार जब एग्ज़ाम हो उसके 1-2 घंटे पहले एक बार बस ऐसे गो थ्रू कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, तो आप कोई भी चैप्टर देखो ना, उसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, कुछ फुल फॉर्म मिल जाएगी, और कुछ ऐसा होगा कि कोई कंपनी के ऐसे टर्नओवर की लिमिट दे रखी होगी, या फिर कुछ ऐसे कोई साल की, जैसे कि इसका एज है कोई 10 ईयर ऐसा करके कुछ होगा, तो वो आपको लिमिट, और आपको लगता होगा कि ये टर्नओवर यार क्यों ही पूछेंगे, पर लिटरली आई थिंक एग्ज़ाम में 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे एग्जैक्टली थे जो पूरे ऐसे लिमिट के बेस पे थे। तो आपको पूरा ऐसे ध्यान पे रखना है, उसको तो ऐसे हाईलाइट करके ही रखना। और एग्जांपल दूँ तो वो कुछ आएगा ऐसे प्रधानमंत्री योजना के थ्री सेगमेंट है, और उसकी भी ऐसे अलग से 3 लिमिट दी रखी हुई है। तो वो आपको ऐसे सब ऐसे मेन टॉपिक डेफिनेशन ऐसे सब कुछ लर्न करना है, वो लर्न करना रहेगा। वो ऐसे सिर्फ रीड नहीं, वो सब ऐसे लर्न कर लेना। और फिर तो फुल फॉर्म वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक बार फुल फॉर्म भी एक बार रेफ़र कर देना। और बाकी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पे रेफ़र कर दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा कि मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ऐसे है कि इसमें तो एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। पूरी प्रिपरेशन की बात तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में ऐसे थोड़े पॉइंट है जो आप ऐसे माइंड में रख सकते हो, जो आपको शायद हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन, जो ऐसे डायरेक्टली आपको पूछ देंगे और आपको सिर्फ आंसर ऐसे करना होगा। और एक होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो मोस्ट ऑफ आई थिंक 2 मार्क्स के होते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो जो ऐसे वो डायरेक्टली हो गए ना, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर देखो आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन में एमसीक्यू देखोगे ना, तो आपको अपने आप ऐसे क्लिक होने लगेगा कि हाँ ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा था। तो अगर आपको एमसीक्यू देख के ये आइडिया नहीं आ रहा ना कि ये इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो आप ये बात कर सकते हो कि आपको जिसमें से भी आईसीआई की थोड़ी बहुत लैंग्वेज लगे ना, वो आप एक बार के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तब आपने वो आपका मोटिव सिर्फ एक बार सिर्फ रीडिंग करने का यही है कि बस आपके दिमाग में वो आईसीआई की लैंग्वेज आनी चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो जब आप एमसीक्यू को देखोगे ना, तब आपको डायरेक्ट वो क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसी सेम लाइन मेरे पढ़ने में आई थी। इसलिए कोई भी एमसीक्यू को ओवर एनालिसिस मत कीजिए। आप ज़्यादातर ऐसा होगा कि जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे हमारा जो भी आंसर होगा ना, वही ऐसे ज़्यादातर सच होता है। तो आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो। और बाकी तो आप एमसीक्यू अगर आपने 1 टाइम भी चैप्टर को रीड किया होगा ना, लर्न नहीं सिर्फ रीड भी किया होगा ना, तो भी आप जब एमसीक्यू देखोगे ना वहाँ पे, तो आपको ऐसे याद आ ही जाएगा कि हाँ। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, तो 2-3 एमसीक्यू तो आपको 2 ऐसे दे देंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो आएंगे ही नहीं ऐसे। और एक पूरा ऐसे प्रॉपर मस्त फ्रेम में ऐसे की लैंग्वेज में ही लिखा होगा, जिससे कि आपको पता चल ही जाएगा कि ये ही आंसर आएगा। और अगर मैं केस डी वाले क्वेश्चन की बात करूँ, जो ऑफकोर्स 2 मार्क्स के है, तो हमको उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है ना,
केस स्टडी वाले क्वेश्चन से ही डरते हैं कि क्योंकि डायरेक्टली आंसर में तो ऑफ कोर्स वो अपना दिमाग ऐसे लगा लेंगे, पर केस स्टडी वाले में क्या होगा कि उसके ज़्यादा चांसेस है कि उसके रॉन्ग हो जाए। तो केस स्टडी वाले में आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले है ना, वो लोग नॉर्मली है ना क्वेश्चन में 2-3 पैराग्राफ दे देते हैं और फिर नीचे 2-3 क्वेश्चन दे देंगे। तो एक तो हमको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देनी होती है, तो हम स्क्रॉल स्क्रॉल कर करके ही नीचे जब पहुंचेंगे तब हमको ये भी याद नहीं होगा कि हमने पहली लाइन में केस में क्या पढ़ा था। तो इससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि केस स्टडी वाला अगर आपको दिख जाए, डायरेक्ट नीचे चले जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा है ना वो देख लो। और ज़्यादातर तो ऐसा ही होगा कि आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि इसके लिए तो मुझे केस स्टडी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे ही डायरेक्टली आस्क ही होते हैं, पर आपको क्या वो भटकाने के लिए केस स्टडी दे देंगे लंबी चौड़ी 2-3 पैराग्राफ की दे देंगे। आप ऐसे कंप्यूटर में स्क्रॉल करते करते ही नीचे ऐसे हमको पसीना आ जाएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। आप डायरेक्टली यही सोचो, आपका मोटिव यही होना चाहिए कि हमको मुझे पूछा क्या है। तो कोई क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे कि आपको डायरेक्ट वो एमसीक्यू को देख के ही आपको आंसर पता चल जाएगा। पर अगर ऐसा लगे कि ऐसा पूछा है अमन को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, इसको क्या करना चाहिए, या फिर ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको केस स्टडी रेफ़र करनी पड़ेगी। तो उसमें भी एक फ़ायदा होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको ये पता है कि आपको क्या आंसर चाहिए। तो आप उस हिसाब से केस स्टडी में आपका माइंड उस हिसाब से ही दौड़ेगा। आप केस स्टडी में उस हिसाब से ही आंसर को जज करोगे। और बस ये आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, और बाकी बहुत ही सिंपल है। आप 2-3 दिन लो और इसको जल्दी से निकाल दो। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड अगर मैं क्रक्स में बताऊँ तो बस कम टाइम लेना है, आईसीआई की मॉड्यूल को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि एट दी एंड तो हमको वही काम आएगी। और 1 टाइम रीडिंग करनी है, ऐसा सच बहुत बड़ा लोड नहीं लेना है। और 1 टाइम रीडिंग में भी पूरी नहीं मॉड्यूल करनी है, उसमें से आप हटा सकते हो अपने रिगार्डिंग। मैंने भी आई थिंक एक चैप्टर 8 या 9 था, वो मैंने स्किप किया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, वो आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे